दोस्तों नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि किसी व्यक्ति का दो नाम हो, यानी कि दो अलग अलग आइडेंटिटी हो, तो उस केस में नॉमिनी को कौन कौन से दस्तावेज म्यूचुअल फंड ऑफिस में सबमिट करने होते हैं, यानी कि डेथ क्लेम कैसे उनको मिलता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम नॉर्मल केस को समझ लेते हैं कि नॉर्मल केस में नॉमिनी को कितने तरह के डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज म्यूचुअल फंड हाउस को देना होता है और साथ में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि नॉर्मल केस है जिसमें कि म्यूचुअल फंड का जो फोलियो है वहाँ नॉमिनी का नाम पहले से रजिस्टर्ड है और म्यूचुअल फंड में जिस व्यक्ति के नाम से यूनिट था, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से इन्वेस्टमेंट था, उनकी अगर डेथ हो गई है तो नॉमिनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है उनकी लिस्ट आपके सामने है। तो ये पहले के जो वीडियो हैं उसमें मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको मैं दोबारा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। तो सबसे पहले नॉमिनी को क्या देना होगा? T3 फॉर्म। ठीक है, T3 फॉर्म के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। पहले डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको T3 फॉर्म देना होगा, डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। ध्यान रखिएगा, डेथ सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल ही सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फोटोकॉपी देंगे तो आपको नोटराइज करा के देना होगा। ठीक है, तो आजकल तो ओरिजिनल कलरफुल बिल्कुल निकल जाते हैं, उनके वेबसाइट से निकल जाते हैं। मेट्रो सिटी में तो ये फैसिलिटी है। जहाँ भी ये फैसिलिटी नहीं है कि एक बार ही बनता है, ओरिजिनल दोबारा नहीं बनता है, अगर किसी स्टेट में ऐसा है तो फोटोकॉपी आप कराइए और उसको नोटरी पब्लिक से आप उसको नोटराइज कराना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको KYC फॉर्म नॉमिनी का भरा जाएगा और नॉमिनी का उसमें पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, जो भी एड्रेस प्रूफ है वो लगाएंगे वो। दोस्तों चौथा डॉक्यूमेंट है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक के ऊपर क्लाइंट का नाम और अकाउंट नंबर पहले से प्रिंट होना चाहिए। अगर बैंक ने उस पर स्टाम्प लगाया हुआ है अकाउंट नंबर की जगह तो वो नहीं चलेगा, प्रिंटेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट जो है वो एनेक्जर 1 है। इसमें कुछ भी नहीं होता है, आपके सिग्नेचर्स होते हैं जिसको बैंक का जो ब्रांच मैनेजर होता है वो उसको वेरीफाई करता है। अगर अमाउंट आपका 2 लाख रुपए तक है तो, यदि 2 लाख से ऊपर है तो ये एनेक्जर 1 ये आपको नहीं देना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एनेक्जर 1 आपको नहीं देना है। एनेक्जर 1 सिर्फ 2 लाख रुपए तक के अमाउंट के लिए वैलिड है। ठीक है, यदि आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको क्या करना है? तो ये जो T3 फॉर्म है उसी में नीचे प्रोविज़न होता है कि आप उसे नोटरी पब्लिक या फिर मजिस्ट्रेट से नीचे आप उसको वेरीफाई करवा लीजिए, अपने डिटेल्स वगैरह, और उनका स्टाम्प लग जाता है। तो इतना डॉक्यूमेंट काफ़ी होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1 से लेकर के 6 ये नॉर्मल केस में आपको सबमिट करना है। अब बात कर लेते हैं कि जिनके नाम में प्रॉब्लम है, यानी कि दो अलग अलग आइडेंटिटी है, दो अलग अलग नाम है, उनके केस में क्या होगा। तो उनके केस में दोस्तों एक एफिडेविट आपको साथ में लगाना है। अब 7वें नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एफिडेविट लगाना मैंडेटरी हो जाता है उनके लिए। तो अब पहले उनके केस को समझ लेते हैं कि किस केस में आपको ये चाहिए। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए कि जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो रमेश कुमार के नाम से है। ठीक है, यहाँ नॉमिनी पहले से रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए कि जो इन्वेस्टर हैं उनका जो डेथ सर्टिफिकेट आया डेथ के बाद, उसमें रमेश शर्मा नाम आ गया। ठीक है, क्योंकि जब डेथ होता है तो उस समय इस चीज़ का ध्यान कोई नहीं रखता कि इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सामने डॉक्यूमेंट दस्तावेज वगैरह बनाया जाए, तो वहाँ ये दिक्कत कई बार आ जाती है। तो अब मान लीजिए कि नाम इनका रमेश शर्मा डेथ सर्टिफिकेट पे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम 2 आइडेंटिटी मान लेंगे, यानी एक हो गया रमेश कुमार और दूसरा रमेश शर्मा डेथ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो अब आपको करना क्या है? सिंपल, जो भी आपके एरिया में नोटरी पब्लिक होंगे तो उनके पास जाकर के आपको ड्यूअल नेम का एक उनके पास फॉर्मेट होता है। तो आपको सिर्फ एफिडेविट के लिए बोलना है कि आप मुझे ड्यूअल नेम का एक एफिडेविट बना दीजिए।
नॉर्मली ये 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भी चल जाता है, लेकिन कई म्यूचुअल फंड हाउस आपसे 100 रुपये तक का भी डिमांड कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस म्यूचुअल फंड हाउस में क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप बनवा रहे हैं तो 100 रुपये का ही बनवा लीजिएगा, या फिर अपने म्यूचुअल फंड हाउस में एक बार उनके कस्टमर केयर से ये आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है तो मुझे कितने का एफिडेविट यहाँ बनवाना चाहिए। तो ये एफिडेविट आपको लगाना है, एफिडेविट लगाने से आपका काम हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ T3 फॉर्म अभी आपके सामने है, इसी T3 फॉर्म की मैं बात कर रहा था। तो इसे आपको भरना है, ये नंबर 1 डॉक्यूमेंट है। यदि आपका अमाउंट 2 लाख रुपए तक है तो साथ में आपको ये एनेक्जर भी देना होगा। ध्यान से समझिए, इस एनेक्जर पे पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए तक है तभी ये वैलिड होगा। और इसमें क्या होगा, ब्रांच मैनेजर नीचे साइन करेंगे और उनका बैंक का स्टाम्प भी लगता है। अब ये नॉर्मल स्टाम्प नहीं होता है, ये अलग स्टाम्प होता है जो कि सिर्फ ब्रांच मैनेजर के पास होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्रांच मैनेजर जिन्होंने आपके सिग्नेचर को वेरीफाई किया है, उनका नाम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड और टेलीफोन नंबर ये लेना मत भूलिएगा। अगर ये सारी डिटेल, कई बार सरकारी बैंकों में ये डिटेल वो भरते नहीं हैं, लेकिन आप उनसे पूछ के बैठ के वहीं भर लीजिएगा, नहीं तो ये फिर वहाँ जा कर के आपको प्रॉब्लम आएगी म्यूचुअल फंड हाउस में। तो जो भी ये बैंक में आपको वेरीफाई करेंगे आपके सिग्नेचर को, वो सारा डिटेल ये भरेंगे और कई बार रह जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया एनेक्जर जो कि बैंक से आपको वेरीफाई करवाना है अपने सिग्नेचर को, ठीक है। ये T3 हो गया, एनेक्जर 1 हो गया। इसके अलावा जब आप नॉमिनी जब क्लेम करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को अब उनके नाम से ट्रांसफ़र किया जाए, तो साथ ही साथ उनके लिए भी एक नॉमिनेशन का फॉर्म होता है, फ्रेश नॉमिनी फॉर्म होता है। तो ये ले जाना मत भूलिएगा। और इस पे नॉमिनी जो अभी नॉमिनी हैं वो अब ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद तो वो पॉलिसी यूनिट होल्डर बन जाएंगी। तो यूनिट होल्डर बन जाएंगी या बन जाएंगे, ज़्यादातर केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई फीमेल हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपने बच्चे या फिर किसी और को एज ए नॉमिनी बना सकती हैं। तो ये फ्रेश नॉमिनी का फॉर्म भरना आसान है और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नाम डाल देना है, स्कीम का नाम डाल देना है जो कि स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा, फोलियो आप वहाँ डाल दीजिएगा। बाद बाकी और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ एक KYC फॉर्म है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक KYC फॉर्म कैम्प्स के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये सारा आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये सब कुछ आपको एमफी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। बस KYC के लिए आपको कैम्प्स के KRA या किसी म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट से आपको ले लेना है, क्योंकि एमफी के वेबसाइट पे जो आपको KYC मिलेगा वो ओल्ड वाला है, तो वो चलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये KYC फॉर्म है, KYC फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा। KYC फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ आपको एक फ़ोटो अपना देना होगा। फ़ोटो देने के साथ साथ आपको इसके साथ चेक यानी कैंसिल चेक जिसकी बात मैं कर रहा था, साथ ही साथ आपको पैन कार्ड, आधार, और यदि आप आधार दे रहे हैं तो साथ साथ एक और प्रूफ आप ले लीजिएगा, जैसे वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ये KYC फॉर्म आपका हो गया। नीचे साइन करना है आपको, साइन करके आपको सीधे लेके उनके ब्रांच जाना है जहां आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपके पास टोटल 7 डॉक्यूमेंट बनेंगे, 7 दस्तावेज बनेंगे यदि ड्यूअल नेम का इशू है तो, और यदि ड्यूअल नेम का इशू नहीं है तो सिर्फ 6 आपके दस्तावेज बनेंगे और ये आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों पीछे कई लोगों ने एक सवाल भी पूछा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी देर से इसका जवाब दे रहा हूँ। तो सवाल ये था कि क्या हाउसवाइफ को हस्बैंड की डेथ के बाद क्या उनको मैरिज सर्टिफिकेट या ये सब कुछ देना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि फोलियो में नॉमिनी का नाम पहले से रजिस्टर्ड है तो कोई भी रिलेशनशिप प्रूफ की ज़रूरत यहाँ नहीं होती है। जो भी नॉमिनी है वो अपना KYC और साथ साथ ये डेथ सर्टिफिकेट T3
ये सारे फॉर्म कंप्लीट करके आप उनको देंगे, आपके नाम से फोलियो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ज़्यादातर 5 से 6 दिनों में ही हो जाता है। छोटे अमाउंट का होगा तो अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो कंपनी 30 दिन ज़्यादा टाइम ले सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।